नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की खास पेशकश में आज आप लोगों का दिल से स्वागत है। जिस समय हम बात कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव सर पर आ खड़ा हुआ है, उस समय हमारा प्रिय मीडिया और मीडिया के एंकर्स और इन पर सबसे तीखी नजर रखने वाले और उन पर जो लोग नजर रखते हैं वह शख्स हमारे साथ हैं। अभिसार शर्मा, आपका बेबाक भाषा में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सारे दर्शक और आपके सारे दर्शक और यूं कहिए कि देश तकरीबन जानता है कि इस समय मीडिया की स्थिति क्या है और आप कैसे मुकाबला कर रहे हैं इस समय। तो मैं सबसे पहले आपसे ओपनिंग कमेंट चाहूंगी कि इस समय जब देश में लोकतंत्र का इतना जबरदस्त खेल चल रहा है, आप बतौर पत्रकार कैसे देख रहे हैं अपने इस पेशे को? नहीं, हो क्या रहा है भाषा कि हमारे इस पेशे को दो नजरिए से देखा जा रहा है। एक तो वो जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, जो सत्ता के सामने पूरी तरह से नतमस्तक है, जैसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, और ये मान के चलिए कि इनकी संख्या जो है मीडिया में 99% है। ये गिने चुने पत्रकार ही हैं जो सत्ता से सवाल करते हैं। मगर हो क्या रहा है कि जो लोग इस 5 या 6 गिने चुने पत्रकार हैं जो सत्ता से सवाल करते हैं, उन्हें भी देखने वाले या उन्हें भी पसंद करने वाले लोग उन्हें क्रांतिकारी कहते हैं। जबकि 2024 से पहले यही तो पत्रकारिता थी कि भाई जो जवाबदेह है उसे जवाबदेह बनाया जाए, जो ताकतवर है उसे जवाबदेह बनाया जाए, जो सत्ता में है उससे सवाल किया जाए। अब वो तो नहीं होता है। मगर हमारी मीडिया क्या कर रही है, वो बहुत ही खतरनाक खेल खेल रही है। 30 और 40 के दशक में हिटलर का जो प्रचार तंत्र होता था, जो उनका एक ऑफिसर होता था जिसका नाम गिबल्स था, जोसेफ गिबल्स था, आज की तारीख में हर चैनल का जो मालिक है वो अपने आप में छोटा मोटा गिबल्स है, यानी दुष्प्रचार फैलाने वाला, भ्रामक जानकारी देने वाला। बिल्कुल। और यही नहीं, इसके अलावा चलिए आप किसी का प्रोपेगेंडा बन रहे हैं वो एक अलग बात है। सबसे शॉकिंग बात जो आए दिन हो रहा है, और आपने देखा भी होगा कि कई चैनल्स के एंकर्स पर दंगा भड़काने को लेकर केस होता है। आपको याद होगा कोरोना की पहली लहर में किस तरह से मुसलमानों के बॉयकॉट करने की जमीन तैयार की गई। कहने का अर्थ क्या है यहां पर? कहने का अर्थ यह है कि हमारा जो मीडिया है वो प्रोपेगेंडिस्ट है, सत्ता का प्रोपेगेंडा तो आगे फैला रहा है, मगर उससे अलावा दंगाई बन चुका है, नफरत फैला रहे, यानी कि रेडियो रवांडा। और मेरे दर्शक जो नहीं जानते हैं रेडियो रवांडा के बारे में, क्योंकि मैं चाहती हूं कि रेडियो रवांडा कम से कम भारत में लोगों को पता चले। बिल्कुल। रेडियो रवांडा जैसे कि जानते हैं कि वहां पर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से जुड़े लोग थे वो अक्सर रेडियो रवांडा में आकर बैठ जाते थे और वहां की माइनॉरिटीज को गाली देते थे। कई उनके जो प्रेजेंटर्स थे वो शराब के नशे में बैठ जाते थे, और उस प्रोपेगेंडा का परिणाम यह हुआ कि रवांडा के इतिहास का सबसे खतरनाक जेनोसाइड हुआ। ये तो चलो 90 के दशक में हुआ था ना, जहां लोकतंत्र पर कई किस्म के सवाल थे। आज तो हम 2023-24 के भारत में हैं। जो हमारा मीडिया करता है, जो रोज करता है, ये तो रेडियो रवांडा से भी बदतर है। अफ्रीका में जो हुआ उससे आगे बढ़ गया है यहाँ का मीडिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उससे कहीं आगे बढ़ गया है, जहर कहीं ज्यादा है। और मुझे बहुत हंसी आती है कुछ लोगों में कि भाई मीडिया 2 धड़ों में बढ़ गया है। नो, आई एम सॉरी, मीडिया 2 धड़ों में नहीं बढ़ गया है। आप जब पत्रकार हैं तो आप सत्ता से सवाल करेंगे। लोग कहते हैं मुझसे कि भाई आप सरकार के अच्छे कामों को क्यों नहीं दिखाते। ये मेरा काम नहीं है। मुझे लगता है कि लोग ये भी पूछते होंगे कि आप मोदी जी से क्यों इतना चिढ़ते हैं। जैसे मुझसे लोग बोलते हैं कि अरे भाई आपको मोदी जी में कुछ भी अच्छा नहीं दिखता, आप हमेशा मोदी जी के खिलाफ क्यों बोलते हैं। तो ये तो सवाल सबसे ज्यादा आपसे लोग पूछते हैं, और भक्तगण आपके बॉल पर आकर काफी प्रेम वचन भी करते रहते हैं। बहुत ज्यादा प्रेम वचन। पहले तो मैं समझना चाहता हूं कि भाई मोदी जी और मेरा क्या मुकाबला। वो प्रधानमंत्री हैं, और सबसे बड़ी बात वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दावा करते हैं कि वो प्रधान सेवक हैं। ये बात अलग है कि उनके मंत्री उन्हें संगोल युग का महाराजा बताते हैं। कि जो व्यक्ति ये दावा करता है कि मैं प्रधान सेवक हूं, यानी कि उसकी जवाबदेही है ना। आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने खुद को इस तरह से प्रधान सेवक बताना, पार्लियामेंट की चौखट पर आकर सिर झुकाना, यह सब नहीं किया है। तो जवाबदेही है ना, सवाल पूछा जाएगा। पहली बात, मेरा उनसे क्या मुकाबला है? मैं एक पत्रकार हूं। मेरे सवालों से आप इतना बौखला गए कि आज की तारीख में मेरी आवाज किसी न्यूज चैनल पर नहीं है, जबकि आप जानती हैं हमने 25 साल गुजारे न्यूज चैनल्स में। आज की तारीख में ये मीडिया, ये सत्ता ऐसी डरी बौखलाई है कि कोई भी पत्रकार, मुश्किल से मेरे ख्याल से एक पत्रकार होगा जो एबीपी न्यूज में इस वक्त है,
कोई भी पत्रकार नहीं है जो सत्ता से सवाल करता है, जो कन्वेंशनल पारंपरिक पत्रकारिता कर रहा हो। क्या यह सामान्य है? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश की यही तो खूबसूरती है ना कि परस्पर विरोधी विचारधाराएं जो हैं वो साथ में एग्जिस्ट करती हैं। क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कि आजकल न्यूज चैनल्स में क्या माहौल है, किस तरह का माहौल है, किस तरह की जहरीली सोच न्यूज चैनल्स के अंदर, उनके न्यूज रूम्स के अंदर दिखाई दे रही है? तो आज की तारीख में अगर मैं सवाल भी करता हूं और अगर मैं मान लूं 2 सेकंड के लिए कि मैं एंटी बीजेपी हूं, तो मैं कह रहा हूं अगर कोई एंटी बीजेपी भी है तो क्या उसे अपनी विचारधारा रखने का अधिकार न्यूज रूम में है कि नहीं? लेकिन अभिसार, आज की दिक्कत तो यह है कि अगर आप एंटी बीजेपी बोलते हैं तो वो इज इक्वल टू एंटी नेशन हो जाता है। तो ये एक जो पूरा माहौल बन गया है कि अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप खुद आप ही के ऊपर सवाल आ जाता है कि आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं। मैं दूसरी चीज आपसे जो जानना चाहती हूं, दरअसल मीडिया 2014 के बाद से एक तरह से अवधारणा बनाने, उससे पहले ही शुरू हो गया था कि आप कॉन्सेप्ट बनाते हैं। जैसे आपने जिक्र किया कोरोना के समय आपने एक दुश्मन खोज लिया कि दुश्मन ये है। आपने नोटबंदी के समय एक दुश्मन खोज लिया। दुश्मन कौन था? वो मजदूर जो सड़क पर जा रहा था पैदल, कि इसी की वजह से दरअसल सारा गड़बड़ी हो रही है, सब कुछ लॉकडाउन हुआ है और कोरोना फैल रहा है। ये जो दुश्मन बनाने वाली अवधारणा है, क्योंकि अब तो आप इंडस्ट्री चेंज हो गई ना। हमारा इंडस्ट्री तो ये है कि जो जानकारी दे रहा है, जो सत्ता से सवाल पूछ रहा है और खबरें दे रहा है। लेकिन ये तो पूरा सीन ही चेंज हो गया कि वो तो खुद अब कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि भाई ये कैसे है, डुबकी अच्छी है कि नहीं अच्छी है। आपने जिस चीज का जिक्र किया ना, मैं अमित शाह जी के उस बहुत ही यादगार जो वक्तव्य उसका जिक्र करना चाहता हूं कि भाषा जी आप क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी क्या है मैं आपको बताता हूं। 2014 में याद कीजिए जब मोदी जी सत्ता में आए थे, आपको याद है गिरिराज सिंह ने क्या कहा था कि मोदी जी से अगर सवाल करेंगे तो पाकिस्तान चले जाइए। उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ता गया। फिर मोदी जी से सवाल करना धर्म विरोध हो गया, हिंदू विरोधी हो गया, देश विरोधी हो गया। उसके बाद जो सवाल करने वाले थे उनको केसेस में फंसाया जाने लगा, उन पर इनकम टैक्स के रेड्स मारे जाने लगे, ईडी के रेड्स मारे जाने लगे। और ये पत्रकार थे, ये सिर्फ विपक्ष नहीं था, पत्रकारों पे ये सब होने लगा। उसके बाद आपने देखा कि प्रधानमंत्री आए दिन अपनी हर रैली में कहते थे कि मुझे तो रोज 2-2, 3-3 किलो गालियां पड़ती हैं। उसी से क्यों लेकर वही आप परिलक्षित होता हुआ देखते हैं न्यूज चैनल में, जहां हर बार प्रधानमंत्री को विक्टिम के तौर पर बताया जाता है। तो ये सब उसी क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। पहले सवाल करने से मनाही कर दो कि अगर आप सवाल करोगे तो आप एंटी नेशनल हो, चले जाओ पाकिस्तान, जैसे कि ये लोग टूरिज्म प्रमोटर हैं पाकिस्तान के। उसके बाद प्रधानमंत्री का खुद का कहना कि मुझे 2-2, 3-3 किलो गालियां पड़ती हैं, मैं तो इस गाली से ही अपनी ऊर्जा बनाता हूं। माफ कीजिएगा मोदी जी, आपको यहां पर विक्टिम खेलने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। अकूत बहुमत है, अकूत बहुमत है। मैं कुछ और कह रहा हूं यहां पे भाषा, आपको विक्टिम खेलने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि आपने 4-4, 5-5 साल से लोगों को जेल में बंद कर रखा है, उनके खिलाफ आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं की है। आप एक दुष्प्रचार के तहत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रो चाइना या चाइनीज पैसे से चलने वाला प्लेटफॉर्म बता देते हैं, मगर आप कोई सबूत नहीं दे पाते हैं। आपकी ईडी रेड मारती है उस पर, आज 3 साल होने को आए हैं, आज तक चार्जशीट नहीं है। ये बुनियादी सवाल हैं, ये बुनियादी सवाल हैं, ये पूछे जाएंगे ना। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई अगर तो आपको कोई टारगेट कर रहा है और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो मुझे बात समझ आती है, मगर होता क्या है कि आपके आलोचक हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें टारगेट किया जाता है, फिर आप विक्टिम कैसे हुए? नंबर 1। नंबर 2, यही नहीं, आपके दोस्तों पर जो सवाल उठाता है। 3 मिसाल मैं आपको देता हूं। राहुल गांधी ने अपने संसद के भाषण में अडानी का क्या जिक्र किया? मानहानि का केस अचानक एक्सपर्डाइट हो जाता है गुजरात की अदालतों में और मैक्सिमम सजा मिलती है। मैक्सिमम सजा मिलती है। इत्तेफाकन वो जो दोनों जजेस थे, एक मायाबेन कुडनानी के वकील थे और एक अमित शाह के वकील थे। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि जो फैसला है उसका इससे कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ जानकारी आपके दर्शकों को दे रहा हूं। तो कहने का अर्थ यह है, फिर हमने संजय सिंह को देखा, हमने मनीष सिसोदिया को देखा, और दिलचस्प बात यह है महुआ मोइत्रा के साथ क्या हुआ। ये तीनों, संजय, राहुल, महुआ मोइत्रा, अडानी पर सवाल कर रहे थे। कहने का अर्थ क्या है?
आप सवाल नहीं कर सकते, न सिर्फ प्रधानमंत्री से बल्कि उनके परम मित्रों से भी सवाल नहीं कर सकते। उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और सारे मामलों में प्रधानमंत्री जी अव्वल है, और इस मामले में भी रिकॉर्ड है कि 2014 से लेकर 2024 के बीच उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। बताइए, भारत के पहले इकलौते कल्पना से भी प्रधानमंत्री, विचित्र। और मेरे ख्याल से इस मामले में वो नेहरू जी को आगे पिछाड़ चुके हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। मुझे सबसे शॉकिंग बात ये लगती है कि मीडिया उसको जायज ठहराता है। मैंने कम से कम 2 से 3 गोदी एंकर्स को ये कहते हुए सुना है। एक क्लिप कहीं देख रहा था कि एक गोदी एंकर ये कह रहा था कि, और ये जोक नहीं है भाषा, एक गोदी एंकर ये कह रहा था कि भाई क्या जरूरत है मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, वो मन की बात तो करते हैं ना। तो जब आपका मीडिया प्रधानमंत्री की एक तरफा मन की बात से खुश हो जाए तो फिर किस बात की पत्रकारिता हो रही है ये? लेकिन आपको क्या लगता है, आपका क्या असेसमेंट है, क्यों इतनी दिक्कत है प्रेस कॉन्फ्रेंस से? क्योंकि विदेश में जाके, अमेरिका में जाके उनको करना पड़ा, एक सवाल के लिए तैयार हुए, और जिस महिला पत्रकार ने सवाल पूछा उसके ऊपर जो ट्रोल आर्मी है वो पूरी सवार हो गई, और क्या क्या नहीं कहा, उसको जवाब मिल गया ना। जवाब मिल गया, जो उस पत्रकार के साथ हुआ, जवाब मिल गया जी। देखिए, आपको ये बात समझना पड़ेगा। मैंने मनमोहन सिंह के एक नहीं कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं भाषा। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। देखिए, न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करना, एक और प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, और मैं चाहूंगा कि आपके दर्शकों के जरिए इस पर स्पष्टीकरण दिया जाए। यह कहा जाता है कि देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री, मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो ये जो पत्रकार थे जो प्रधानमंत्री के जंकेट पर, प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर ऐश करते थे, मौज करते थे, प्रधानमंत्री ने उसको, मोदी जी ने उन्हें ठिकाने लगा दिया। कैसे? कि अब पत्रकारों को प्रधानमंत्री अपने विमान में नहीं ले जाते। अब ये देखिए कितना बड़ा झूठ है। सबसे पहली बात, आप जब ऑन एयर प्रधानमंत्री के साथ जाते हैं, उसके सबसे पहली बात, आप सिर्फ उस विमान पर सफर ना करने के पैसे नहीं देते हैं, क्योंकि आप प्रधानमंत्री के साथ हैं जी। उसके बाद जिस होटल में आप रुक रहे हैं, आपको अपने जेब से पैसा देना पड़ता है। मगर जो सबसे बड़ा आकर्षण होता है उस यात्रा का, क्या होता है? क्योंकि मैं खुद ऑन बोर्ड कम से कम 3 बार गया हूं, एक बार वाजपेयी जी के साथ, 2 बार मनमोहन सिंह के साथ। इन तीनों यात्रा में, यात्रा के बाद क्या होता है, प्रधानमंत्री स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जी। तो हकीकत यह है कि मोदी जी चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचना चाहते थे, तो उन्होंने पत्रकारों को साथ ले जाना बंद कर दिया। मगर प्रोपेगेंडा क्या चलाया कि देखो, इन मुफ्तखोर पत्रकारों को मैंने ठिकाना लगा दिया। और उनका जो पूरा प्रोपेगेंडा तंत्र है वो यही कहता रहता है कि इसलिए नहीं ले जाया जाता है। हकीकत यह है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि होता क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में असहज करने वाले सवाल आ जाते हैं। आप, और ये अगर सवाल पहले से तय ना हो तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये जवाब क्या देंगे आप? बिल्कुल। क्या टेलीप्रॉम्प्टर की दिक्कत? अब टेलीप्रॉम्प्टर की भी दिक्कत है। वैसे तो कई बार टेलीप्रॉम्प्टर सामने आ जाता है, तब भी खेला हो जाता है। आपने जवाब देखा ही था वहां पर। बिल्कुल। और हाँ बिल्कुल, टेलीप्रॉम्प्टर के ना होने की वजह से भी न जाने क्या क्या मुंह से निकल जाता है जब टेलीप्रॉम्प्टर थोड़ा तेज चल जाता है। हाँ, तो या फिर टेलीप्रॉम्प्टर ब्लैंक हो जाता है। ये तमाम चीजें हैं। मैं कुछ और कह रहा हूं, मोदी जी सवालों से क्यों बचते हैं? मैं ये फिर कह रहा हूं, जो व्यक्ति अपने आप को प्रधान सेवक कहता है वो क्या जवाबदेह नहीं है? जो व्यक्ति विपक्ष पर इस कदर, उनकी सत्ता में विपक्ष पर इस कदर निशाना साधा जा रहा है, क्या वो जवाबदेह नहीं है? जवाबदेही तय होनी चाहिए। यहां कोई, पहली बात जैसे मैंने कहा ना, मेरा कोई मोदी जी से मुकाबला नहीं हो रहा है। मैं कोई एंटी मोदी नहीं हूं। आई एम जस्ट अ जर्नलिस्ट हु इज ट्राइंग टू डू हिज जॉब। अब क्या हो गया है, चूंकि आई एम डूइंग माई जॉब, तो जो लोग मेरी पत्रकारिता से खुश हैं वो मुझे क्रांतिकारी बताते हैं। वो आपको भी क्रांतिकारी कहते हैं, रवीश को भी क्रांतिकारी कहते हैं। वी आर नॉट रेवोल्यूशनरीज। हम सिर्फ पत्रकार हैं जो अपना सवाल, अपना काम कर रहे हैं। अगर प्रोपेगेंडा होता, अगर रेवोल्यूशन होता, अगर झूठ होता, फेक न्यूज होता, तो आप कार्रवाई करते। मैं तो एक अरसे से अपना काम कर रहा हूं ना। जब तक
मेरा मंच है, जब तक आपका मंच है, हम सवाल करेंगे, उससे पीछे नहीं बटने। अगर वो नहीं करना है ना तो मैं फिर जर्नलिज्म नहीं करूंगा। एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपके ऊपर भक्तगण, ट्रोल आर्मी लगातार हमलावर रहती है, और इतनी ज्यादा हमलावर रहती है कि कई बार तो मुझे सोच के ये भी लगता है कि इतने हमले झेलना और झेलते हुए काम कर पाना भी एक बड़ा मुश्किल काम होता होगा। ये जो इतना जबरदस्त प्रेम आपके ऊपर है और लगातार एक एक क्षण की निगरानी, हर समय लगता होगा कि कुछ भी बोल रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं तो कितने लोग देख रहे हैं, ये किस तरह का प्रेशर आपके ऊपर, और क्या सेल्फ सेंसरशिप वाला भी एक डर लगता है आपको? देखिए, ये एक अरसे से चला आ रहा है। आपको याद है, मुझे मेरे बारे में एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाया था और इसके जिम्मेदार राम जेठमलानी और गुरुमूर्ति थे कि मैंने और मेरी वाइफ ने करोड़ों की टैक्स चोरी की, 100 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग किया, और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरे और मेरी वाइफ पर 14 करोड़ की टैक्स चोरी का केस भी कर दिया था। इसको लेकर एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, टैक्स चोर और ये वो, मेरी वाइफ तक पर हमला किया गया। उसका खमियाजा उन्होंने भुगता, उनके प्रमोशन को 1 साल तक रोक कर रखा गया, मगर मैं उसे चुपचाप लड़ता रहा और हम वो केस जीत गए। भाषा, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप ये सवाल करेंगे और आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि देखिए पहले इनकम टैक्स हुआ, फिर ईडी के जरिए रगड़ा गया। आपको याद है पुलवामा हमले के दौरान मेरे नंबर को पब्लिक कर दिया गया था। 60 घंटे तक लगातार, एंड आई एम नॉट एग्जैजुरेटिंग भाषा, 60 घंटे तक रात भर जो है मेरा फोन बजता रहा, क्योंकि भाजपा ने शायद अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिसके करीब 18 करोड़ सदस्य हैं, हिरेन जोशी यही बात बता रहे थे एक पत्रकार को, तो मेरा फोन लगातार बजता गया। लोग ऐसे ऐसे मुझे कॉल कर रहे थे जो मुझे जानते भी नहीं थे, मगर वो गाली दे रहे थे कि तू देशद्रोही है, देशद्रोही है। ये सामान्य नहीं है ना, ये सामान्य नहीं है, ये 5 साल पहले की घटना है। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई ये लगातार चलता है। मेरे जन्मदिन पर इतने अश्लील प्रोपेगेंडा ये लोग चलाते हैं, तो ये लोग चला रहे हैं। पहले ये चीजों का मुझ पर असर पड़ता था, और जाहिर सी बात पड़ता था, क्योंकि उसकी वजह क्या थी, क्योंकि लोग सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी फैमिली की बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपकी फैमिली पर हमला होता है ना, तब आपको वो चीज कचोटती है। तो शुरू में वो चीज असर डालती थी, मगर फिर मैंने खुद से कहना शुरू किया कि अगर इस चीज का असर मुझ पर पड़ता रहा तो ये लोग तो जो चाहते हैं वो हासिल कर लेंगे ना, वो जीत जाएंगे। मैं उनको जीतने नहीं दे सकता, मैं अपना काम करूंगा। तुमने क्या क्या नहीं किया यार। पहले ये लोग कहते थे अच्छा तूने टैक्स चोरी की है इसलिए तू मोदी जी से सवाल करता है। अरे अगर मैंने टैक्स चोरी की होती तो मैं तो मोदी जी के सामने नतमस्तक होता ना, जैसे सारे लोग हो गए। हाँ, तिहाड़ी से लेके गुल्लू से लेके सब नतमस्तक हैं। एक बहुत बड़ा चैनल है, उसका जो पत्रकार है वो मीटू में है, उसी के चैनल ने उसे सैक किया था। आपको क्या लगता है जब ये पत्रकार मोदी जी से सवाल करना शुरू करेंगे तो क्या 1 मिनट भी ये लोग बाहर रहेंगे? जेल में जाएंगे ये लोग सीधा। सत्ता से सवाल करने के लिए आपका दामन होना पड़ेगा पाक साफ, और बहुत बड़ी कीमत चुकाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और आपको पता ही है कि जैसे न्यूज क्लिक से लेकर यहां तक का बिल्कुल, सफर एकदम है सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। तो अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि आपके फॉलोअर्स, आपका जो चैनल है, लोग सुन रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये भी तो वही भारतीय लोग हैं जो बाकी गोदी मीडिया को सुन रहे हैं। ये आपको कैसे फीलिंग, ये जो है, ये जो लोग हैं जो सुनने वाले हैं, इस तरह के पत्रकारों को भी जो बहुत सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं, इनके पास उस तरह के बड़े बड़े, आपने तो तमाम बड़े घरानों में काम किया है, टीवी चैनल्स में काम किया है, वहां से लेकर यहां तक, लेकिन तब से लेकर अभी तक आपकी तो पहुंच और बढ़ी है। देखिए, सबसे पहले हमें बात समझना पड़ेगा कि अगर आप भाजपा के वोट शेयर को भी देखें तो क्या है वोट शेयर उनका, 32%, ठीक है। हालांकि मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे वो 32% वाले लोगों की भी बहुतायत दिखती है, काफी लोग दिखते हैं। तो मुझे देखने वाले दोनों किस्म के लोग हैं, एक जो आते हैं जो सिर्फ गाली गलौज करके चले आते हैं, एक जो हैं जो समर्थन भी देते हैं। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये लोग बड़ी तादाद में देख रहे हैं और इसे बढ़ा रहे हैं, क्या इससे कोई पॉलिटिकल संदेश जा रहा है? मुझे नहीं लगता है। इस देश में तादाद इतनी ज्यादा है ना कि अगर मुझे भी व्यूज मिल रहे हैं, अभी 2 ही दिन पहले मैंने मेरे 4 मिलियन जो हैं व्यूअर्स हो गए, सब्सक्राइबर्स हो गए थे मेरे यूट्यूब चैनल के। अगर मुझे अच्छे व्यूज मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि देश की सूरत बदलने वाली है। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे लोग हैं तो जो लोग सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, यकीनन, तभी तो 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मगर उसके पीछे सोच ये भी है कि एक जो ऑल्टरनेटिव लोग हैं, सोच वो भी चाहते हैं,
वो जो उस भक्ति से परेशान हो गए हैं। कई ऐसे कमेंट्स आते हैं जो वो कहते थे कि भाई हम आपको सुनने से पहले या रवीश को सुनने से पहले हम पूरी तरह से ब्रेन वॉश थे, आपने हमें एक दूसरा एक जरिया बताया। और जैसे मैंने कहा ना, This is what I've been as a journalist even before 2014. 2014 से पहले मेरे ढेरों क्लिप्स वायरल हैं जहां मैं कांग्रेस के नेताओं को कटघरे में रख रहा था। सलमान खुर्शीद से मेरी तू मैं हुई थी। हम सबकी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की जर्नी ऐसे ही निकली है। बिल्कुल, कांग्रेस ही सरकार में रही और कांग्रेस से हम सवाल पूछते रहे। बिल्कुल, लालू जी जो उस वक्त बहुत ही ताकतवर मंत्री थे, उन्हें मैंने स्टूडियो से बाहर का रास्ता दिखलाया था क्योंकि वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। मगर सलमान खुर्शीद हो या लालू, मैं तो सोच रहा हूं अगर उनकी जगह पीयूष गोयल और अमित शाह होते या कोई और नेता होते तो क्या होता असर। अब भाषा जैसे कांग्रेस के दो नेता, ये यूपीए के दो नेता, इन्हें मैंने कटघरे में रखा, इनसे मेरी तू मैं हुई। एक को तो मैंने स्टूडियो से बाहर का रास्ता दिखला दिया, मगर आप विश्वास नहीं करेंगे, इनमें से एक ने भी मेरे संपादक को जो है वो शिकायत नहीं की। मेरे संपादक ने यूपीए के 10 सालों में सिर्फ एक बार मुझसे कहा था, मैं अमर सिंह को ग्रिल कर रहा था। मेरे संपादक ने बस अमर सिंह के मामले में मुझसे कहा था कि अभिसार उस आदमी से मत उलझो, क्योंकि वो उनकी राजनीति को बहुत खराब मानते थे। तो कहते थे वो आदमी जो है उनसे आप ज्यादा मत उलझो, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कहीं कोई पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं, कभी हस्तक्षेप नहीं रहा है। मुझे याद है बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, श्री प्रकाश जायसवाल आपको याद है स्टेट होम मिनिस्टर थे, उन्हें कटघरे में रखा गया, उन्हें लगातार ग्रिल किया, वो उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया, मगर जब भी मिलते थे खुशी से मिलते थे। ऑन एयर जो हम ऑन बोर्ड जाते थे, आप विश्वास नहीं करेंगे कि चूंकि मैं आई वॉज नोन एज समवन हु वाज ग्रिलिंग मनमोहन सिंह, हिज गवर्नमेंट, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह, तो मैं नहीं भूला हूं कि एक बार मालदीव्स गए थे मनमोहन सिंह जी, और हरीश खरे उनके सलाहकार थे। मैं नहीं भूला हूं सलाहकार हरीश खरे जी ने मुस्कुरा के मेरे पास आए और अभिसार खुश हो, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट से, उनकी बातों ने जो उन्होंने किया उससे समझ आ रहा था कि भाई आई एम एंटी एस्टैब्लिशमेंट। मैं उन्हें कटघरे में रखता था। अगर यह गवर्नमेंट होती, अगर वो फिर भी पत्रकारों को ले जा रही होती, तो पहले ही मना कर दिया गया होता कि यह आदमी नहीं जाएगा, मगर नहीं रोका गया। क्योंकि आपको तो ना आम खिलाने के लिए बुलाएंगे ना आम कटाने के लिए बुलाएंगे। और कहने का अर्थ यह है कि कम से कम उन 10 सालों में ना लोकतंत्र को लेकर गवर्नमेंट थोड़ा सा क्रिएटिव था। देखिए उनमें भी कमियां थी जिसको लेकर हमने उजागर किया, मगर वो जो कड़वाहट थी ना, वो नहीं था। वो जो विंडिक्टिवनेस थी जो हम देख रहे हैं, जो लोग बदला लेने पर उतारू हैं, वो नहीं था। वो अब दिखाई देती है। आगे का रास्ता क्या दिखाई दे रहा है अभिसार, क्योंकि आप अपना प्लेटफॉर्म भी चला रहे हैं और सरकार नए नए कानून भी ला रही है तमाम आवाजों पर निगरानी निगहबानी करने के लिए। मैं जानता हूं आप जिक्र कर रही हैं ब्रॉडकास्ट बिल का, और उसको लेकर कई आशंकाएं हैं कि भाई जो है मेरे जैसे यूट्यूबर्स का या पत्रकारों का काम करना मुश्किल हो जाएगा, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि अदालतें जो हैं वो रास्ता दिखलाएंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए पत्रकारों का रहना जरूरी है। अगर सिर्फ प्रोपेगेंडिस्ट होंगे तो क्या मजा आएगा मोदी जी को, क्या मजा आएगा बीजेपी को। भाई हमारे सवालों से यू आर केप्ट ऑन योर टोज, हमारे सवालों से तो आपको आपकी कमियां पता चलती हैं, तो हमारे सवालों से आप में सुधार की गुंजाइश होती है। लेकिन संगोल युग में कमियों को कौन देखेगा, अब तो राजशाही का दौर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। भाई प्रहलाद जोशी जो हैं इनके संसदीय कार्य मंत्री ने तो महाराजा शब्द का इस्तेमाल किया था, और यही वजह है कि मेरे जैसे पत्रकार जो हैं इनके लिए खतरे की घंटी हैं, इसलिए हम बर्दाश्त नहीं होते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये काम चलता रहेगा? पत्रकारों की ये जो प्रजाति है जो गोदी मीडिया और कॉर्पोरेट मीडिया के उस खेमे में नहीं है, प्रचार वाले तंत्र में, इसके भी जिंदा रहने की गुंजाइश आपको दिखाई देती है? मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से 2024 के बाद अगर वो जीत के आती है इस बार बीजेपी, तो एक अटेम्प्ट जरूर रहेगा। मगर जैसे मैंने कहा ना कि अदालतें कितनी सक्रिय हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इसका विरोध जरूर होगा, और हम सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं जानता मैं। मगर जैसे मैंने कहा भाषा, मैं इस मंच पर सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैं सवाल कर पाता हूं। जिस दिन वो मैं बंद कर दूंगा तो मैं जर्नलिज्म त्याग दूंगा। फिर देखिए और तरीके हैं मेरे पास, आप जानती हैं मेरा एक फिल्म चैनल भी है, तो मैं फिल्म रिव्यू करूंगा। मेरे को खाने पीने का शौक है, मैं एक फूड चैनल शुरू कर दूंगा। मैं जर्नलिज्म नहीं करूंगा। अगर मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैं सवाल नहीं कर सकता, तो मैं जर्नलिज्म नहीं करने वाला हूं। ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि ये बातचीत यहाँ हम समाप्त कर सकते हैं पहले दौर की, कि
अगर हम सवाल नहीं कर सकते सत्ता से तो पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। और मुझे ये भी आशा लगती है अभिसार कि जिस तरह से देखने वाले लोग, रिएक्ट करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, यानी जनता में चाह तो है, लोग भाषा सुनना एक और चाहते हैं। बिल्कुल एक और चीज बिफोर यू वाइंड अप, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, सवाल करने का परिणाम यह है कि हमें बदनाम किया जाता है, लगातार टारगेट किया जाता है। मतलब आप चाइनीज एजेंट इस तरह की चीजें बताती है जिसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है। द फैक्ट्स आर टू द कॉन्ट्ररी, मगर आपको एक प्रोपेगेंडा चलाना है जिसे प्रोपेगेट करने के लिए आपका मास मीडिया है जी। मगर भैया सवाल तो चलेंगे। और अगर कोई डर होता, कोई गड़बड़ होती कहीं पे, तो मैं सवाल नहीं करता ना, तो मैं नतमस्तक होता उनके सामने में। मैं आज भी नहीं झुका हूं, आगे भी नहीं झुकूंगा, और जब तक मेरा मंच है मैं सवाल करते रहूंगा। तो वेलकम टू टेक एनी कोऑर्सिव एक्शन और अदरवाइज। चलिए, ये बहुत बढ़िया है कि हम अपना काम करते रहेंगे और उनका जो काम है वो जाने। शुक्रिया बहुत बहुत। शुक्रिया भाषा।